स्वागत है आप सभी का आयुर भास्कर चैनल पे। फिर से आप सभी को एक अपडेट देनी है और ये अपडेट जो है उत्तर प्रदेश आयुर्वेद स्टाफ नर्स के मुख्य परीक्षा के जो आवेदक हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए है। इसमें हम बात करेंगे आपका जो एडमिट कार्ड जारी हुआ है और उसमें जो आवश्यक दिशा निर्देश नीचे जो लगा हुआ है, आवश्यक जो दिशा निर्देश है, वो दिशा निर्देश जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है। अब इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आप अपने कॉमन सेंस का यूज नहीं कर रहे हो और वर्तमान समय में भर्ती से रिलेटेड जो अपडेट्स आ रही हैं, जो बातें आप सुन रहे हो, उसको सुन करके और सोच करके आपने अपना दृष्टिकोण जो है नकारात्मक बना लिया है। और हम बार बार कहते हैं कि अगर आपको नौकरी लेनी है, सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, तो सारी चीज़ें कहीं भी सुन रहे हो कान बंद करके रखिए और अपने दिमाग का प्रयोग कीजिए, तब जा कर के चीज़ें सही हो पाएंगे। आप लोगों ने बहुत सारा रिक्वेस्ट किया, बहुत सारे कॉल किए, तो इसलिए ये जो है अपडेट वीडियो आप सभी को देनी आवश्यक हो गई, इसलिए ये सारी चीज़ें आप सभी को बताई जा रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके प्रवेश पत्र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही हैं, उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, बताऊंगा कि कैसे उन चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके एग्ज़ाम हॉल में जब आप कॉपी लिखोगे तो उनको अगर ध्यान में रखते हैं तो कोई गलती नहीं होगी, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, जिससे आपके पास होने के, आपके अच्छे कट ऑफ, अच्छे मार्क प्राप्त करने की जो संभावना होगी वो 100% श्योर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वीडियो का जो टॉपिक है आपने थंबनेल देख करके ही जान लिया होगा कि इस वीडियो में बात किस पे करेंगे। तो बात होनी है इसी पे, आयुर्वेद स्टाफ नर्स की मुख्य परीक्षा में प्रवेश पत्र के अनुसार क्या बातें ध्यान में रखनी है। जो प्रवेश पत्र में जो चीज़ें मेंशन हैं वो क्या हैं, क्या खास है और क्या बकवास है, उन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़, जो प्रवेश पत्र है वो तो पहले जो अपडेट वीडियो आपको मिली है, जैसे एडमिट कार्ड जारी हुआ है, जो वीडियो दी गई है उसमें सारी चीज़ें बताई गई, लेकिन उसके अतिरिक्त भी जो चीज़ें हैं वो हम बता देते हैं। यहाँ से अगर देखें पहले नंबर से, तो जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर फोटो व हस्ताक्षर मुद्रित नहीं है, यानी कि जब आपने फॉर्म भरा था तो आपने अपना सिग्नेचर और फोटो सही से स्कैन नहीं किया होगा, तो वहाँ पर वो शो नहीं कर रहा होगा। तो अगर ऐसी स्थिति है तो अभ्यर्थी की फोटो व हस्ताक्षर मुद्रित है, अगर है भी और साफ नहीं दिख रही है अथवा निर्धारित साइज से छोटी है, तो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर 2 फोटो तथा आईडी प्रूफ, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड जिसको आधार कहते हैं, इनकी मूल प्रति तथा एक फोटो कॉपी आपको लेके जानी है। लेकिन हम कहेंगे बेशक में आपके एडमिट कार्ड पे चीज़ें साफ हों, स्पष्ट हों, तब भी आप चीज़ें जो 2 फोटो है और आइडेंटिटी प्रूफ है वो लेके जाएंगे। दूसरा नंबर पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है इस प्रवेश पत्र को परीक्षा के समय अवश्य लाएं, अन्यथा आपको परीक्षा में बैठने के लिए रोका जा सकता है। तो इसको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी कि एडमिट कार्ड लेके जाना है। आपने बहुत सारी परीक्षाएं दी होगी तो आपको पता होगा बिना एडमिट कार्ड के एग्जाम नहीं होगा। तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा का को देखिए क्या लिखा है, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र, ये तो आपको बताया जा चुका है, 1.5 घंटे पहले पहुँचना है, 45 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा, तो 1.5 घंटे पहले पहुंचे, एंट्री हो जाएगी आपकी 45 मिनट पहले ही, तो पहले पहुंचना है। ये तो बात सख्ती से आपको पालन करनी है, पहले पहुंच जाइए। ख पढ़ते हैं, अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के उपरांत 1 घंटे तक और परीक्षा समाप्त होने में आधा घंटे शेष रहने के पश्चात परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जा सकेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही पेपर शुरू हुआ तो उसके 1 घंटे तक, मतलब 1 घंटे तक आप एग्जाम हॉल नहीं छोड़ सकते। 1 घंटे बाद अगर आपको वॉशरूम जाना है, कहीं जाना है तो जा सकते हैं। 1 घंटे तक आपको लगातार वहां पे बैठे रहना है, नहीं छोड़ना है अपना टेबल जहां पे आपको एग्जाम देना है। परीक्षा समाप्त होने में आधा घंटा शेष रहने के पश्चात, मतलब जब पेपर खत्म हो गया, आधा घंटा हो गया, तो परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जा सके। मतलब कि आधा घंटे तक, पेपर खत्म होने के बाद भी आधा घंटा तक आपको एग्जाम हॉल में बिठा कर रखा जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एग्जामिनर मिलाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए आधा घंटा आपको बैठाया जा सकता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चौथे का क पढ़ते हैं। कह रहा है अभ्यर्थी अपने, सभी के एडमिट कार्ड में ये दिशा निर्देश लगे हुए हैं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अभ्यर्थी अपने साथ आवश्यकता अनुसार, अब देखिए ये किन के लिए है,
बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम होते हैं यूपीपीएससी के एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें गणित भी होता है लिखित परीक्षा के तौर पे। तो जिनका गणित है वो क्या चीज़ें ले जा सकते हैं, रेखा चित्र बनाने के उपयंत्र जिसमें आप अपना स्केल ले जा सकते हो, गुनिया यानी कि सेट स्क्वायर जो कि 90 डिग्री वाला जो होता है उसको लेके जा सकते हैं, अर्धवृत्ताकार चांदा ले जा सकते हैं जिसको प्रोटेक्टर कहते हैं, HH या HB पेंसिल ले सकते हैं, पॉइंट लगा हुआ प्रकार ले सकते हैं, रंगीन पेंसिल मानचित्र बनाने वाली, कलमें ले सकते हैं, रबर टी स्क्वायर और ड्राइंग बोर्ड सम्मिलित है प्रयोग में लिए जा सकते हैं। तो मतलब किन के लिए, जिनके गणित के पेपर हैं उनके लिए ये दिशा निर्देश है। तो आपको इनमें से कुछ नहीं ले जाना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्केल ले जा सकते हो। अगर एग्जामिनर एग्जाम हॉल में ये अलाउ करता है तो आप ले जाइए, वैसे अपने साथ ले जा सकते हैं। पेंसिल और स्केल तो ले जाइएगा, पेंसिल स्केल इरेजर लेके जाइएगा, अगर अलाउ करते हैं तो अंदर आप लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा निर्देश ये है कि आप कम से कम पेंसिल, HB पेंसिल और एक स्केल और इरेजर, शार्पनर भी ले लीजिएगा, शार्पनर, इरेजर, HB पेंसिल और स्केल, इतना आप लेके जाइएगा। अगर अलाउ करते हैं तो अंदर भी लेके चले जाइएगा। ख में पढ़ते हैं, अभ्यर्थियों को अपने साथ अपनी सारणियों, टेबल्स, ग्राफशीट, अब ये किन के लिए है, जिनको ज्योग्राफी वगैरह का पेपर करना है उसमें मानचित्र वगैरह आता है, तो मानचित्र तथा उनका प्रयोग अमान्य है। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ टेबल ले जा सकते हैं, कुछ मैप ले जा सकते हैं, तो ये जरूरी नहीं है, नहीं ले जा सकते हैं। किसी भी सामग्री का आपस में आदान प्रदान करने की अनुमति नहीं है, ठीक है। अपने पेन पेंसिल खुद लेके जाएं, कोई किसी से सामान नहीं मांग सकता है। पहले से भी आपको पता है, बहुत सारे एग्जाम आपने दिया होगा तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, ग कह रहा है, क में बताई गई वस्तुओं के अतिरिक्त लाई गई पुस्तकें, नोट्स, कागज आदि परीक्षा कक्ष में। क यानी कि जो पहले अभी बताया हमने, जिसमें प्रोटेक्टर ले जाना है, स्क्वायर ले जाना है, पटरी ले जानी है, पेंसिल ले जानी है, कलर पेंसिल ले जानी है, उसको छोड़ के। तो ये गणित वालों के लिए जो चीज़ें बताई गई थी, बाकी किसी के लिए मान्य नहीं है। लेकिन फिर भी हमने बताया कि इरेजर, स्केल, पेंसिल, शार्पनर ये लेके जाइएगा, अगर ले जाने देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यदि किसी अभ्यर्थी के पास नकल करने की कोई सामग्री पकड़ी जाती है तो उसे परीक्षा विशेष से तथा आयोग की आगामी परीक्षाओं तथा चयन से वंचित किया जा सकता है, चाहे उस सामग्री का प्रयोग नकल करने में किया हो अथवा नहीं। तो ये तो सभी को पता है, बोर्ड के एग्जाम आपने दिए हैं, आपको पता है कोई भी नकल की चीज़ लेके गए, अगर पकड़े गए तो आगामी जो सिलेक्शन बोर्ड की जो भी भर्तियाँ आएंगी उसमें तो आपको कोई मतलब नहीं, जेल भी हो सकती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो नकल करने का सोचिएगा भी मत। 5वां देखिए, दिव्यांग अभ्यर्थी जो कि दिव्यांग हैं, जो 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता से ग्रस्त हैं, वे अभ्यर्थी श्रुतलेखक, यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जो आंख से 40% से ज़्यादा, मतलब कि उनको बहुत कम, मतलब कि ना के बराबर दिखाई देता है, तो वो अपने साथ श्रुतलेखक, यानी कि वो एक ऐसे कैंडिडेट को अपने साथ एग्जाम हॉल में लेके आ सकते हैं जो उनका आंसर जो है उनके बोलने पर वो लिखेगा, ठीक है। तो वो श्रुतलेखक ले आ सकते हैं जो कि सुन करके लिखेगा, सुन करके क्या करेगा, लिखेगा। तो जिनको, जो अभ्यर्थी जो आंख से दिक्कत है जिनको, वो आंसर बोलेंगे और श्रुतलेखक क्या करेगा, उसे लिखेगा, ठीक है। तो अतिरिक्त समय की मांग की है, या जिन्होंने अतिरिक्त समय की मांग की है उन्हें उनके द्वारा मांगे जाने पर अतिरिक्त समय 20 मिनट प्रति घंटे दिया जाएगा। हर घंटे पे 20 मिनट उन्हें मिलेगा, यानी कि आपका पेपर अगर 3 घंटे का है तो जो आंख से दिक्कत जिनको है उनका पेपर जो है कितने, 1 घंटा एक्स्ट्रा उनको मिल सकता है, यानी कि 4 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। तो ये उनके लिए है, पढ़ सकते हैं, कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगी। मुख्य परीक्षा में अनिवार्य विषय नर्सिंग के प्रश्न पत्र हेतु प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका QCAB उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें प्रत्येक भाग में उत्तर लिखने हेतु प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका QCAB में निर्धारित स्थान में ही सभी खंडों उपखंडों के उत्तर लिखने होंगे। देखिए ये आपके लिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या कहा जा रहा है, मुख्य परीक्षा में अनिवार्य विषय नर्सिंग के प्रश्न पत्र, मतलब कि जो नर्सिंग वाला आएगा, जो कि परिचर्या से हो सकता है, तो परिचर्या हेतु प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब क्वेश्चन पेपर के साथ एक आंसर शीट आएगी जिसमें प्रत्येक भाग में उत्तर लिखने हेतु प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान में ही सभी खंडों एवं उपखंडों के उत्तर लिखने होंगे। मतलब कि नर्सिंग की जो क्वेश्चन शीट होगी, मतलब जो आंसर शीट क्वेश्चन शीट होगी, उसमें क्या होगा, आपको प्रश्न दिया रहेगा और नीचे उतना ही जगह दिया रहेगा जितना आपको आंसर लिखना है, ठीक है।
उतने ही जगह बने होंगे उस आंसर को लिखने के लिए। तो मतलब ऊपर क्वेश्चन दिया रहेगा, नीचे आपको उत्तर लिखना है, जितना जगह में उत्तर लिखना होगा आप वहां से मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 पार्ट में रहेगा, तो नर्सिंग के लिए 2 पार्ट में बना रहेगा, खंड अ, खंड ब, और उसमें ही आपको उत्तर लिखना है, क्वेश्चन और उत्तर उसी में आपको लिखना है। 7वां देखिए, प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर केवल, देखिए जो ऊपरी पृष्ठ मिलता है तो सभी को पता है कि ऊपर रोल नंबर लिखा जाता है, तो क्या लिखा है, प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर केवल निर्धारित स्थान पर ही अंकों एवं शब्दों में अनुक्रमांक लिखें। मतलब जहां पे जगह बनाया है वहीं पे आपको रोल नंबर लिखना है, अंकों में और शब्दों में लिखना है। ये चीज समझ में आ गई। अब ये वाली चीज देखिए, प्रश्नोत्तर में, प्रश्नोत्तर यानी कि कोई ऐसा प्रश्न अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपसे जिसमें ये कंपलसरी हो कि आपको क्या करना है, नाम और अपना पता लिखना है। जैसे आप पहले पढ़ते थे, छोटे थे, तो आपको अवकाश पत्र लिखने के लिए दिया जाता था, एप्लीकेशन लिखने के लिए दिया जाता था, तो क्या करते थे, या कोई लेटर लिखते थे तो उसमें क्या करते थे, आप अपना नाम लिखते थे, नहीं लिखते थे, आप क्या करते थे, कोने पे क्या करते थे, आप XYZ लिख देते थे या ABC लिख देते थे नाम के जगह पे, और नीचे एड्रेस कोई भी लिख देते थे, शांति कुंज निकेतन या दिल्ली बिहार पिन कोड, जो भी है आप लिख सकते हैं, कुछ भी। मतलब कि कहने का ये है कि आप जब भी प्रश्नोत्तर लिखें, अगर उसमें कंपलसरी हो कि पूछा जाए कि नहीं, आप अपना नाम और एड्रेस लिखिए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है कि जिसमें अपने नाम और उत्तर के साथ अपने पते के साथ कुछ लिखने के लिए कहा गया है, तो नाम के जगह पे XYZ या ABC लिख दिया जाता है, और पता जो है कुछ भी आप लिखिए, अपना पता नहीं लिखेंगे, जिससे एग्जामिनर को आप ये लगे कि आप ये दिखाना चाहते हो कि आप किसी के करीबी हो या कुछ परिचय देना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, असंगत, अप्रासंगिक तथा अवांछित बात लिखने पर आयोग अपने विवेकानुसार अभ्यर्थी को दंडित कर सकते हैं। दिए जाने वाले दंडों का उल्लेख आगे प्रस्तर 12 में है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो जहां पे रोल नंबर लिखना है वहां पे शब्दों में और अंकों में रोल नंबर लिख देना है। बाकी प्रश्न उत्तर में अगर कुछ डिटेल आपसे पूछा जाता है पर्सनली, वो लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा बताया उस तरह से लिखना है। परीक्षा भवन छोड़ने के पूर्व, जब आप एग्जामिनेशन हॉल छोड़ रहे हैं, तो उसके पहले सह उत्तर पुस्तिका के अंदर यदि खुले कागजों जैसे सारांश, जैसे मान लीजिए आपको कोई एक्स्ट्रा कॉपी लेनी पड़ी या कुछ आपने लगाया है, मैप वगैरह लगाया, चाहे कुछ आपको मिला है लगाने के लिए, ग्राफ वगैरह आया था तो दिया जाएगा आपको परीक्षा हाल में, तो अगर आपने लगाया है तो आप कंफर्म कर लीजिए कि अभ्यर्थी भली भांति प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के अंदर रखकर मजबूती से साथ नत्थी करेगा। मतलब आपको उसे नत्थी करना इन कागजों पर शीर्ष भाग पर दाहिनी ओर, अगर आपने उसको अलग से जोड़ा है तो ऊपर और कोने में आपको अपना रोल नंबर लिखना जरूरी है। अगर एक्स्ट्रा चीज आप ऐड कर रहे हो कॉपी में तो समझ लीजिएगा। वीडियो को कई बार रिवाइज करके देख लीजिएगा ताकि कोई भी डाउट न रह जाए। 9वां, परंपरागत प्रश्न पत्र दिए गए निर्देशों के अनुसार ही हल करें। जैसा बोला जाएगा उतना ही उत्तर लिखना है। हर क्लास में हम चिल्ला चिल्ला के बता चुके हैं और फिर वही चीज बता रहे हैं। यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्न हल किए जाते हैं तो प्रारंभ से लेकर निर्धारित संख्या तक हल किए गए प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा और शेष की उपेक्षा की जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर खंड अ में कह रहा है कि 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तो अगर 5 के आप उत्तर देते हैं तो कोई जरूरी नहीं है 5 के आपको नंबर नहीं मिलेंगे, 4 के ही मिलेंगे, शुरू से ही 4 के मिलेंगे। मतलब कि आप अगर पहले नंबर पे 3 लिख दिए हो, दूसरे पे 4 लिख दिए हो, तीसरे पे 5 लिख दिए हो, तो ऐसा अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया है और 4 का ही देना था, तो शुरू से 1 से लेकर के 4 तक का ही नंबर मिलेगा आपको और लास्ट में जितना भी आपने एक्स्ट्रा लिखा है उसका नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है। यदि किसी प्रश्नोत्तर को आपके द्वारा काटा जाता है तो काटने के बाद उसके नीचे यह अवश्य लिखा जाए कि उत्तर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं काटा गया और उसका मूल्यांकन न किया जाए। अब यह भी चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप कोई उत्तर लिख रहे हो और गलत हो जाता है तो आप जब उसको काट दीजिए तो काटने के बाद से नीचे लिख दीजिएगा, ये वाली लाइन जरूर लिखिएगा कि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं काटा गया है और उसका मूल्यांकन न किया जाए। ये चीज याद रख लीजिएगा, उत्तर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं काटा गया है, ये चीज लिखनी जरूरी है। जब भी गलत हो कोई चीज, कोई लाइन गलत हो जाए, कोई वाक्य गलत हो जाए, तो उसको काट करके नीचे जरूर लिख दीजिए कि उत्तर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं काटा गया है और उसका मूल्यांकन न किया जाए। याद रहेगा। 10वां पढ़ते हैं, परीक्षा समाप्ति पर अभ्यर्थी तब तक अपने स्थान पर बैठे रहेंगे जब तक उनकी प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका उनसे न ली जाए। परीक्षा अवधि समाप्ति के बाद न तो उत्तर लिखे जाएं और न ही उत्तर दोहराए जाएं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। परीक्षा कक्ष हाल में धूम्रपान, चाय पीना, गुटखा या तंबाकू सेवन अथवा अन्य खाद्य पेय पदार्थ लाना वर्जित है। तो ये सभी को पता है, नहीं ले जा सकते हैं।
12वां देखिए, अभ्यर्थी न तो किसी को अपनी प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका से नकल करने देंगे और न ही किसी को प्रश्नोत्तर देने में किसी प्रकार की अनुचित सहायता देंगे या देने का प्रयास करेंगे, न ऐसी सहायता देने की चेष्टा करेंगे। ऐसा करना, किसी अन्य अनुचित साधन का उपयोग करना। तो ये सभी को पता है, इसमें नकल न तो करनी है न तो कराना है, सभी को पता है। आगे देखिए 13वां, अभ्यर्थी प्रश्न पत्रों का उत्तर अंग्रेजी लिपि में या हिंदी देवनागरी लिपि में या उर्दू फारसी लिपि में लिख सकते हैं, परंतु भाषा के प्रश्न पत्रों का उत्तर उसी भाषा में दिया जाना आवश्यक है। किसी एक ही प्रश्न पत्र के कुछ प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में और कुछ हिंदी और कुछ उर्दू में लिखना, अथवा एक ही प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी, हिंदी एवं उर्दू तीनों में लिखना वर्जित है। ठीक है, तो आपको तो पहले से ही पता है, आप आयुर्वेद स्टाफ नर्स के विद्यार्थी हो, तो सभी उत्तर जो है आपको हिंदी में ही लिखना है। किस में लिखना है? हिंदी में लिखना है। तो आपको अन्य भाषा का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई जगहों पे आप क्या करते हो, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा शब्द आ गया, जैसे मान लीजिए योनी आ गई, योनी, और आप वजाइना लिख रहे हैं, वजाइना, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अंग्रेजी में लिख रहे हो और हिंदी में भी लिख रहे हो तो वो दिक्कत वाली बात है। आपको अगर हिंदी में ही लिखना है तो बस हिंदी में ही लिखिए, ठीक है। तो हिंदी भाषा में ही पूरी चीज़ लिखिए। वजाइना लिखने की जरूरत नहीं है, योनी अगर लिखा है तो वजाइना लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बस हिंदी के शब्दों का ही चयन कीजिएगा। कहने का मतलब ये है, तो वही चीज़ लिखा है। अब भाषा के प्रश्नों का मतलब क्या है? भाषा के प्रश्नों के उत्तर का मतलब क्या है? बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं जिसमें स्पेशली हिंदी सेलेक्ट की जाती है, अंग्रेजी सेलेक्ट की जाती है, उर्दू सेलेक्ट की जाती है, तो उस भाषा में ही उनको लिखना होता है। लेकिन आपने ऐसा कुछ सेलेक्ट नहीं किया है, आप में दोनों भाषाएं चल सकती हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप अगर हिंदी में लिख रहे हो, हिंदी में सारी चीज़ें लिख रहे हो, अंग्रेजी का यूज नहीं किए हैं, अंग्रेजी अगर यूज कर भी रहे हो तो उच्चारण यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्टेलाइजेशन आपको लिखना है तो स्टेरिलाइजेशन ऐसे ही लिखिए ना। आप शुरू से हिंदी लिखते आए हो तो इसी तरह के शब्दों का प्रयोग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी मिक्स करने की जरूरत नहीं है। एक ही पेपर में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू ये सारी चीजें लिखेंगे तो वो अनुचित माना जाता है। आ रहा समझ में? समझ में आ गई बात? अर्थात प्रश्न पत्र का संपूर्ण उत्तर उपयुक्त में से किसी एक लिपि में देना आवश्यक है। आवश्यकता अनुसार प्राविधिक शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में किया जा सकता है। मिश्रित भाषा में उत्तर देने पर अंकों में कटौती की जा सकती है। मतलब आप अगर ये सोच रहे हो, जो चीज बता रहा हूं उसी चीज को ध्यान में रखिएगा। आप अगर ये सोच रहे हो कि राम घर जाता है, ये लिख दिए और उसके बाद से एक लाइन हम अंग्रेजी में लिख दिए कि राम गोज टू हाउस, क्या लिख दिए? राम गोज टू हाउस अगर लिख दिए तो मतलब ये हो गया कि आपने एक वाक्य जो है हिंदी में लिखा और एक क्या लिख दिया? अंग्रेजी में लिख दिया। तो ऐसा नहीं करना है, आपको या तो हिंदी में लिखना है या तो अंग्रेजी में लिखना है। लेकिन एक चीज आप कर सकते हो, जैसे आपने घर लिखा और घर को ब्रैकेट में होम या हाउस जो है लिख सकते हैं, ये चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि 2 लाइन हम हिंदी में लिख दें और 1 लाइन इंग्लिश में लिख दें तो उस पर नंबर कट जाएगा। आ रहा समझ में? तो इतना चल जाएगा। अंग्रेजी जो है यहाँ पे थोड़ा सा अंग्रेजी को छूट दिया गया है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आप संक्रमण लिखे हो, संक्रमण, तो अंग्रेजी में आप जो है इन्फेक्शन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे समझ में? तो भाषा की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो नर्स का पेपर है, आप हिंदी में लिखिए, पूरा दबा के हिंदी में लिखिए। अच्छा और सही सटीक उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। लेकिन अंग्रेजी के जहां पे शब्द लिखने हैं वहां पे शब्द बस लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप पूरा वाक्य लिख दीजिए या 2 लाइन आप अंग्रेजी में लिख दीजिए, 2 लाइन हिंदी में लिख दीजिए, तो इसमें नंबर कटेगा। दिमाग में रखना आपको। 14 नंबर देखिए, सत्यापन एवं उपस्थिति पत्रक पर अभ्यर्थी ठीक वैसा ही हस्ताक्षर करे जैसा उन्होंने अपने आवेदन पत्र पर किया है। मतलब वेरिफिकेशन के लिए आपको सिग्नेचर हाल में करने के लिए आता है, अटेंडेंस शीट आती है, तो उस पर जैसा आपने फॉर्म भरते समय सिग्नेचर किया सेम वैसे ही करेंगे। अभ्यर्थी प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका के बीच खाली पृष्ठों स्थानों के यदि कोई हो तो क्रॉस करेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आप आंसर लिखते चले गए और बीच में कोई ब्लैंक पेपर छूट गया, अब आप ये सोच रहे हो क्या करें, तो उस पेपर पे आपको क्रॉस लगा देना। ऐसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे क्रॉस लगा देंगे और उस पेज को छोड़ देंगे। आ रहा समझ में? नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए, एक कॉपी दीजिएगा सर। तो कॉपी पे हम आपको बता देते हैं कि कैसे वो चीजें करनी है। दीजिए, वही दीजिए। तो जैसे देख लीजिए कि अगर मान लीजिए आप कॉपी ऐसी आपको मिली है, वैसे तो ब्लैंक शीट भी मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लीजिए कॉपी आपको मिली है, ये कॉपी है, आपने यहाँ पे उत्तर लिखा, यहाँ पे लिखा और लक बाई चांस जो है ये पेज आपका छूट गया, आपने उत्तर यहाँ पे लिख दिया, तो ये खाली छूट गया, तो इस पे आपको क्रॉस लगा देना है।
आ समझ में, इस पे क्रॉस लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आया समझ में? तो इतना आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विशेष ध्यान देने हेतु बिंदु, उत्तर लिखने में मिश्रित भाषा का प्रयोग, असंगत अप्रासंगिक बातें लिखने, पेंसिल अथवा लाल रंग की स्याही के प्रयोग करने, प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र अनुमांक लिखने पर प्राप्तांकों से नियमानुसार कटौती होगी। मतलब कहने का यह है कि जहां पर रोल नंबर लिखने के लिए बताया गया वहीं पे लिखेंगे, मतलब बाहर पृष्ठ पे, और कहीं अगर आप रोल नंबर लिखते हो तो नंबर कटेगा। ये चीज ध्यान में रखना, नंबर आपका कट जाएगा, इसलिए ध्यान में रखते हुए इस चीज को ध्यान में रख करके ही रोल नंबर बस पहले पृष्ठ पे ही लिखेंगे। लाल पेन का यूज नहीं करना है, लाल कलर वर्जित है, लाल रंग वर्जित है, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, न तो फिगर बनाने में न ही लिखने में, कभी भी लाल पेन का यूज नहीं करेंगे। दूसरी चीज कि कोई भी ऐसी बात नहीं लिखेंगे कि आप हमें नंबर दे दीजिए, पास कर दीजिए, हम बहुत गरीब हैं, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, हम आत्महत्या कर लेंगे, हमें नौकरी चाहिए, ऐसी चीजें अगर आप लिखते हैं तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, पास नहीं होगे। तो ये सारी चीज लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। और नहीं आ रहा है तो कई लोग हनुमान चालीसा लिख देते हैं, कई लोग गाना लिख देते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं चलने वाली। आपके नौकरी की बात है, आपके भविष्य का बात है, ये सब चीज कुछ नहीं लिखेंगे। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में कोई पन्ना न फाड़े, फाड़ने की भी जरूरत नहीं है, कोई पन्ना फाड़ेंगे नहीं। परीक्षा कक्ष में पेजर, सेलुलर फोन, मोबाइल फोन अथवा किसी अन्य प्रकार का संचरण, ये तो नहीं, ये कुछ ले जाने की जरूरत है नहीं। लास्ट अंतिम क्या है, अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केंद्र पर फेस मास्क एवं सैनिटाइजर लेकर आना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने पीने हेतु पानी की पारदर्शी बोतल साथ में रखे। देखिए सैनिटाइजर, मास्क ये कंपलसरी है, जब से कोरोना आया तभी से लेके जा सकते हैं, नहीं भी ले जाते हैं तब भी एग्जाम हॉल में बैठ जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेके जाइएगा, लिखा हुआ है तो ठीक है। तो जो भी अपडेट आपको बतानी थी सारी चीजें बता दी गई, क्लियर कट भाषा में बताया गया, कोई ऐसी चीज नहीं बताई गई है जो आपको न समझ में आए। अब अगर नहीं समझ में आती तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को फिर शुरू से देखिए, 3-4 बार देख लीजिए, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो अपने ग्रुप में, अपने क्लासमेट ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य स्टूडेंट को भी पता चले। और बाकी आर्य भास्कर इंस्टीट्यूट की जो शुभकामनाएं हैं आपके साथ है, हम आशा करेंगे कि आप पूरा पेपर जो है अच्छे से लिख करके आइए, अपने पे पूरी तरह से भरोसा रखिए, सकारात्मक सोच रखिए, जितना अच्छा आप लिखोगे उतने अच्छे मार्क मिलेंगे। तैयारी पूरी कराई गई है, कोई चीज़ दिमाग में मत रखिए कि ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, सारी चीज़ें पढ़े हैं। आपको मॉडल पेपर दिया जा रहा है, प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, और जो भी प्रैक्टिस सेट आपको ऐप पे दिया जा रहा है ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप उसको याद करके जाइए और लिखिए, बस इसलिए दिया जा रहा है कि आप उसको देख करके बस लिखने का तरीका सीखिए कि किस तरह से लिखा जाए। हम ये किसी भी प्रैक्टिस सेट, किसी भी अभ्यास सेट से ये आपको दावे करके नहीं कह रहे हैं कि आप यही जा करके लिखेंगे। ऊपर पूरी तरह से इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि ये जो अभ्यास पत्र है ये बस आपको उत्तर लिखने के तरीका बताने के लिए बस दिया जा रहा है, ना कि उसको आप रट्टा मार लीजिए और जाकर के लिख दीजिए। जितनी भी चीजें सटीक बताई गई हैं वो आपको लेक्चर क्लास में बताई गई हैं, उसी तरह लिखने का प्रयास कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट बस आपको एक तरह से लिखने की प्रैक्टिस करने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो बाकी चीजें जो हैं आपके साथ में रहे और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। खूब अच्छा पेपर करके आए और आपका सिलेक्शन जो है आयुर्वेद स्टाफ नर्स में पूरी तरह से निश्चित तौर पे हो जाए। बाकी डीवी के लिए कोई अपडेट आएगी, एग्जाम देकर के आइए, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके लिए कोई अपडेट आती है तो उससे फिर से हम रूबरू होंगे, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।